युवा कांग्रेस ने एक बार फिर प्रदेश भर के बेरोजगार युवाओं की आवाज उठाई है, जिसे लेकर युवा कांग्रेस के तमाम पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता को संबोधित कर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं एमपी न्यूज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने सरकार पर निशाना साधते हुए क्या कुछ कहा, जरा आप खुद ही सुनिए। शिक्षक भर्ती घोटाले के मामले को लेकर विपक्ष ने अब मोर्चा खोल दिया है। मेरे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष श्री विक्रांत भूरिया जी। आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तमाम एलिगेशन आपने सरकार पे लगाए हैं, क्या किस तरह का मुद्दा है और क्या किस तरह से उठाएंगे सर आप? देखिए, ये सरकार में युवा ज़बरदस्त परेशान है, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती जो है कि आपको युवाओं को रोज़गार देना है और अगर जिनको रोज़गार मिल रहा है उनके साथ न्याय होना चाहिए। पर इस सरकार में पहला व्यापम 1 हुआ, व्यापम 2 हुआ, अब व्यापम 3 भी हो गया और ये सरकार चुप्पी साध कर रखी है, कुछ नहीं कर रही है। सबसे पहला उदाहरण मैं देना चाहूँगा, जो पुलिस आरक्षक की भर्ती हो रही थी, जो परीक्षा हुई थी 2020 की, पहली बात तो 2020 कर होने के बाद 2022 लगा दिए, उनने इतना डिले कर दिया, इतनी देरी कर दी। उसके बाद जिन लोगों का उसमें चयन हुआ था, पहले सुबह सुबह उनको क्वालिफाई कर बताया जा रहा है और शाम तक जब प्रिंट आउट निकालते तब तक डिस्क्वालीफाई कर दिया। सीधा इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, बड़ी धांधली हुई है। 8000 अभ्यर्थी का भविष्य दाव पर है, पर इस सरकार ने अभी तक उसके लिए कुछ भी नहीं करा। दूसरा सबसे बड़ा उदाहरण मैं देना चाहूँगा, जो शिक्षक वर्ग 3 की परीक्षा है, उसमें जो ऑनलाइन परीक्षा थी, सबसे बड़ी बात उसका पेपर ऑनलाइन लीक कैसे हो गया। और सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है, 13 लाख युवाओं ने इस परीक्षा को दिया था और इसमें जो पेपर लीक हुआ उसमें सीधे सीधे जो मोबाइल का लिखा हुआ है वो लक्ष्मण सिंह का लिखा हुआ है। और जब इसमें के मिश्रा जी ने और आनंद राय जी ने जब इस मुद्दे को उठाया तो उनके खिलाफ ही जो ओएसडी है मुख्यमंत्री का, लक्ष्मण सिंह मरकाम, उसने ST/SC एट्रोसिटी एक्ट में धारा में केस दर्ज करवा दिया। मैं ये कहना चाहता हूँ, उन्होंने जब लक्ष्मण सिंह बोला तो लक्ष्मण सिंह मरकाम जी ने इसमें दायर कैसे कर दिया। और इसमें सबसे पहली बात यह है कि चोर के दारी में तिनका है। जिसने ये करा था, पूरा घोटाला करा, वो लक्ष्मण सिंह था और उसने सीधे सीधे FIR कर ये साबित कर दिया कि वो इसमें लिप्त हैं। मैं ये मुख्यमंत्री जी से ये कहना चाहूँगा कि आपकी सरकार है, जो आवाज़ उठाते हैं गरीबों की, दोषियों को बचाने का काम ये सरकार कर रही है और फर्जीवाड़ा कर रही है। तीसरा, खुद VD शर्मा जी ने जो कृषि विस्तारक अधिकारी का जो परीक्षा हुई थी, उसमें 10 लोग जो टॉप 10 में आए थे, वो सब उनसे ताल्लुक़ रखते थे, उनके ज़िले से आते थे। सबसे बड़ी बात, वो इनसे ताल्लुक़ रखने के साथ साथ सबके जो नंबर आए वो भी बराबर आए, जो सबने गलतियां करी वो भी एक जैसी करी, और जो कॉलेज था एक जैसा था, और जो जिस वर्ग से वो आते थे वो भी एक समान थे। तो ये VD शर्मा जी ने सबसे बड़ी धांधली का उदाहरण दिया था। और सबसे बड़ी हंसी की बात है कि सरकार उस परीक्षा को निरस्त कर देती है, पर परीक्षा निरस्त होने के बाद उसमें आज तक एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई। तो ये दिखाता है किस तरह से सरकार लिप्त है। मैं ये मानता हूँ कि इस सरकार ने युवाओं को, जो शिवराज सरकार है, भाजपा की सरकार है, उसने युवाओं को एक ही तोहफा दिया है, वो तोहफा है बेरोजगारी का, भ्रष्टाचार का और फर्जीवाड़े का। भूरिया जी, आपने बात की है, लेकिन आज ही गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी का बयान आया है। पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा के जितने अभ्यर्थी थे वो कल उनसे मिले थे। उनका कहना है मैप IT के माध्यम से हम जांच कर रहे हैं और इसमें जो भी होगा वो सामने मामला आ जाएगा। सर, मुझे एक चीज़ बताइए, चाहे कृषि विस्तारक अधिकारी का हो, चाहे वो कांस्टेबल भर्ती का हो, सबके तार खुद नरोत्तम मिश्रा जी के जो जिला है, मैं उनका व्यक्तिगत नाम नहीं ले रहा हूँ, पर ग्वालियर चंबल से, मुरैना से क्यों जुड़ा जाता है? क्योंकि जितने भी बीजेपी के दिग्गज हैं उस क्षेत्र से आते हैं और वहाँ पर धांधली करने के लिए यही प्रोत्साहन देते हैं। तो आपको लगता है कि ये लोग इसमें हस्तक्षेप करेंगे? मेरा ये मानना है, इसमें बाहर की एजेंसी को जवाबदारी दोगे तभी समझ में आएगा कि किसने क्या करा। नहीं तो अगर आप चोर को ही जांच दे दोगे तो वो किसी भी तरह से किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंचने वाली। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण खुद VD शर्मा जी के कृषि विस्तारक अधिकारी में जो भ्रष्टाचार हुआ है, जो धांधली हुई है, वो उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। एक बात और आपसे पूछना चाहूँगा, अभी सिलवानी जिले में जिस तरह से आदिवासी परिवारों में, समुदाय में जो झगड़े हुए थे, अभी आपने एलिगेशन लगाए हैं कि इसमें बीजेपी का हाथ है। सर, इसमें सबसे चौंकाने वाली 3 चीज़ें मैं आपसे करता हूँ। इस मुद्दे को बताया जा रहा है कि ये आदिवासी और मुस्लिमों के बीच का मामला है। सबसे बड़ी बात है कि जो गांव की बात कर रहे हैं, उस गांव में
इतने सालों से आज तक आदिवासियों और मुस्लिमों के बीच में एक भी झगड़ा नहीं हुआ, सब भाईचारे के साथ रहते हैं। ये 18 मार्च का मामला है, जब आपस में बहस हुई थी तब एक डायल 100 को फ़ोन करा गया था, पुलिस भी पहुंच गई। अब सबसे बड़ी विडंबना की बात है, पुलिस के सामने ये सब घटना हो जाती है और पुलिस कुछ नहीं करती। सबसे बड़ी बात, पुलिस के सामने दुकान को जला दिया जाता है, पुलिस कुछ नहीं करती। पुलिस के 10 लोगों को इसमें चोट आती है, पुलिस उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं करवाती, क्योंकि उनको पता है इसमें अगर जांच होगी तो जो फ़ोन कर जितने भी लोगों से हमारी बात हुई है, और कल मैं खुद रायसेन जाऊंगा, जितने भी लोगों से मेरी बात हुई है, चाहे दोनों पक्ष के लोगों से बात हुई है, उन्होंने यही कहा है आसपास के 10 से 15 से गांव के लोगों को बुलाया गया इस पूरे मामले को बिगाड़ने के लिए। अब किसको दंगों से फ़ायदा होता है, किसको आपस में भाई को भाई से लड़ाने से फ़ायदा होता है, ये मेरे से अच्छा आप जानते हैं। ये दंगा करवाया गया, और सबसे बड़ी बात, शाम तक आते आते भीड़ को जमा होने कैसे दिया गया। गोली चलने के पहले, ट्रैक्टर चढ़ाने के पहले उस गांव की लाइट गुल कर दी जाती है, लाइट चली जाती है, और लाइट चल जाने के बाद गोली चलती है। उसमें 2 आदिवासी भाई हमारे मर गए। मैं ये बीजेपी से बोलना चाहूँगा, बीजेपी आपके स्टंट के चक्कर में, भाई को भाई के लगाने के चक्कर में हमने अपने 2 आदिवासी भाइयों को खो दिया। इस तरह की राजनीति मत करो, भाई से भाई को मत लड़ाओ। और ये आने वाले समय में बिल्कुल साफ हो जाएगा कि किन लोगों ने इसमें जहर घोला था, और बाहर के लोगों को आप किन लोगों ने फ़ोन करा। इसमें आप कॉल डिटेल निकालो कि किन लोगों ने बाहर के लोगों को फ़ोन करके बुलाया, तब जाकर स्पष्ट होगा। और मैं ये मानता हूँ कि जब तक पुलिस प्रशासन इसकी जांच करेगा तब तक नहीं होगा। इसमें सीबीआई को लाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा मामला है। सर, एक बात और है विक्रांत भाई कि अब जोबट में जो मामला हुआ है, अग्रिम जमानत याचिका आपकी खारिज हो चुकी है, क्या अगला स्टैंड क्या रहेगा सर आपका? देखिए, मैं साफ साफ एक बात बोलूँगा, इस पूरे मामले में बीजेपी लिप्त है। ये पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है, एक षड्यंत्र है। क्योंकि जिस दिन हम पर पथराव हुआ उस दिन पुलिस के सब लोग वहाँ पर खड़े थे, किसी ने बचाने कोई नहीं आया। जब आरोपी को पकड़कर हम खुद थाने ले गए, हम पर अपहरण का मामला दर्ज कर दिया गया और हमारी एफआईआर नहीं लिखी गई। जिनने पत्थरबाजी करी थी उनकी एफआईआर पहले लिख ली गई, और जो आरोपी को हमने पकड़कर पुलिस को सुपुर्द करा था उसको भी छोड़कर उसी दिन छोड़ दिया गया। और हमारी एफआईआर रात को 10 बजे जब पूरा दबाव बना गया, हम धरने पर बैठे रहे, तब जाकर एफआईआर लिखी गई। और ये मैं इसमें कहना चाहता हूँ कि अगर बीजेपी समझती है इस षड्यंत्र से हम डर जाएंगे, हमारा परिवार डर जाएगा, तो ये बहुत मुगालते में है, बहुत गलत है। आप अपनी कार्रवाई करें, हम न्यायिक तौर पर अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। हम जानते हैं कि हम सही हैं, अगर ये जेल भी पहुंचाते हैं तो हम जेल भी जाने को तैयार हैं, पर हम सच्चाई से पीछे भी नहीं हटेंगे और इनके सामने किसी भी हालत में झुकेंगे भी नहीं। ये भर्ती घोटाले को लेकर युवा कांग्रेस का अगला कदम क्या रहेगा सर? भर्ती घोटाले को लेकर पूरे मध्य प्रदेश में हम आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं, और लगातार जो बेरोजगारी है, ये भर्ती घोटाले हैं, उनको हम लेकर लगातार लड़ाई लड़ते रहेंगे। और जल्द ही बड़े बड़े आंदोलन छोटे छोटे रूप में पहले शुरुआत होगी, और उसके बाद एक बड़े बड़े आंदोलन हम देखने को मिलेंगे, ताकि युवाओं को जागृत करने का भी काम हम लगातार करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद थे युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया। आपने सुना किस तरह से उन्होंने प्रदेश सरकार को घेरने के लिए तैयारी की है, लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर वे सड़कों पर भी उतरेंगे। भोपाल से वीडियो जर्नलिस्ट सुशील यादव के साथ राकेश शर्मा, MP न्यूज़ TV, भोपाल।